नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने WH वर्ड जो थे उनके पैसिव्स पढ़े थे और WH वर्ड में कुछ अलग जो था वो रू का रूल पढ़ा था हमने। वू और वूम, इनमें ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। इनके बारे में हमने थोड़ा सा जो एक दो सेंटेंस है वू के पढ़े थे, हम आज उनके बारे में बात करते हैं। तो वू का मतलब होता है कौन और वूम का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी। यानी कि वूम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, यहाँ किसको का मतलब है। यानी कि वू और वूम इन दोनों का प्रयोग हम सीखते हैं। तो इनका जब हम रिलेटिव क्लोज पढ़ेंगे तो इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए। यानी अगर हमारा आंसर भी होगा वू से प्रश्न पूछा जा रहा है तो व्यक्ति ही आंसर होगा, वूम से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ही व्यक्ति आंसर होगा। तो दोनों में चेंज क्या है, दोनों में अलग अलग क्या अंतर है। तो वू का जो प्रयोग होता है, जब वू से हम सेंटेंस बनाते हैं, WH वर्ड बनाते, WH वर्ड वाले जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो इस वू में आंसर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आंसर होता है। कहने का मतलब है कि अगर वू से प्रश्न बनाया हुआ है तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है, गायब रहता है। गायब रहने का मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ आंसर में आएगा, इसलिए सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उत्तर होगा, वो सब्जेक्ट होगा प्लस ये किसका नाम होगा। किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। अब इसका मतलब है कि वू में क्या गायब रहेगा, सब्जेक्ट। उसी प्रकार वूम इसका उल्टा है, वूम में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब किसका प्रयोग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, जब वूम से प्रश्न पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट हमारा आंसर होगा व्यक्तियों के लिए। एक ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट गायब रहते। डबल ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर वूम वाले सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु पदार्थ हो सकता है, लेकिन आंसर में व्यक्ति ही आएगा। जैसे अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। यानी कहने का मतलब है WH वर्ड वू से प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले WHO वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा नहीं तो क्या होगी, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है इसमें, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यह है एक्टिव वॉइस में वू का जो प्रारूप है कि इससे इस प्रकार से प्रश्न बनता है। फिर हमने कल पढ़ा कि जब वू से वाक्य बनता है तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वू चेंज होता है बाई वूम में। किसमें चेंज होगा, बाई वूम में। ठीक है, वो किसमें चेंज हो गया, बाई वूम में। फिर यहां पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की है, मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। यह किसका रूल है, वो का पैसिव वॉइस का रूल है। अब देखो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे कल पढ़ा था वू टीचेज यू, ठीक है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। तो ये एक्टिव वॉइस में है। देखो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। प्रेजेंट सिंपल है, उसके बाद में मेन वर्ब है टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यू। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का है। फिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो वू को किस में चेंज कर दो, बाई वूम में। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पर यू है तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां यू है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ऐसे ये से प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज, आर, एम। तो यू के साथ क्या लगाया जाता है, आर। बाई वूम आर यू, उसके बाद में टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, TAUGHT, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यही सेम फॉर्मूला यहीं पर है, रटने की आवश्यकता नहीं है, रूल है वैसे के वैसे हमने बना दिया है। तो वू में तो था क्या गायब, हमारा जो
सब्जेक्ट है वो गायब है। अब whom का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात करें तो एक्टिव वॉइस में whom कैसे आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, whom एक्टिव वॉइस, हमारे परीक्षा में जब प्रश्न आएगा वैसा। उसके बाद में सब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है तो नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट तो गायब होता है, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का इसमें ऑब्जेक्ट गायब है, तो ऑब्जेक्ट गायब है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब whom में चेंज हुआ है तो whom किस में चेंज हो जाएगा, whom में। बाई whom में चेंज हुआ था, ये केवल whom में चेंज हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि whom में क्या नहीं होता है, जो सब्जेक्ट है वो होता ही नहीं है। हम बाई किसके आगे लगाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। दोनों के उदाहरण से समझेंगे। वो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जबकि whom में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जब होगा ही नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाई, उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है यानी जो ऑब्जेक्ट बन गया वो लगाकर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो कुछ वाक्य लिख रहा हूं, उन वाक्यों से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस है, whom do you like, ठीक है। और दूसरा है, who is writing a letter, ठीक है। तो पहला whom से है, तो whom में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट गायब रहता है। ऑब्जेक्ट गायब है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, होगा नहीं। तो सबसे पहले whom को किस में चेंज करेंगे, who में। यहां हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस है, डू या डज, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि किस में चेंज होगा, इज, आर और एम में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, इज, आर और एम में चेंज होगा। उसके बाद में ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ये लाइक यानी पसंद करना, ये मेन वर्ब है। तो सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्ट को हम यहां लगा दें, बाई। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है। यू का क्या होगा, बाई यू। फिर मैंने बताया था कि अगर हमें पता नहीं हो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, लगभग सिंगुलर यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ सब ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसको हम सब्जेक्ट बनाएं। जब है ही नहीं तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, ठीक है। यू चला गया बाई यू में, क्या बचा, लाइक। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, LIKED। वो इज लाइक्ड बाई यू। समझ में आया होगा ये वाक्य, उल्टे हैं दोनों। अब है वो इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब ये किससे है, वो से है। तो वो में क्या गायब रहता है, सब्जेक्ट गायब रहता है। कहने का मतलब बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते, जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से। इसलिए क्या इलाज किया गया है कि आप वो को किस में चेंज कर दो, बाई वूम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट होता है वूम में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ ए लेटर, क्योंकि इंटरोगेटिव ही बनाएंगे। अब ए लेटर है तो क्या होगा, सिंगुलर है। कौन सा टेंस है, इज प्लस ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस, 2 बराबर 2 साथ में
बीइंग कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब तो इज आर एम ही रहेगी, साथ में एड क्या हो जाएगा शब्द बीइंग, जो वर्ड है वो एड हो जाएगा। तो ए लेटर है, इसको अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ए लेटर है तो क्या आएगा इज। अब बचा हुआ क्या है बीइंग, यहाँ यूज करूँ या यहाँ पर? यहाँ पर यूज होगा, पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम, यानी यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। ठीक है, और बाई नहीं लगा सकते क्योंकि बाई किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन। बाई whom इज ए लेटर बीइंग रिटन, यानी किसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो whom और whom में ये मेन फर्क था। अब और देखते हैं 2-3 वाक्य, उससे हम समझते हैं। एक वाक्य और है, Who wrote the application? इसका आप एक बार आपके पास नोटबुक में इसका एक पैसिव वॉइस बनाओ कि कैसे बनेगा। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है जब तक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। Whom did you call? ये एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। इन दोनों का तो आपने इसका बना लिया होगा। वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? वो से। तो वो किस में चेंज होगा? बाई whom। ये तो रोट इसलिए है कि वो का रूल हमने कल पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल वाला, लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, रोट सेकंड फॉर्म है तो चेंज होगा वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म होगी रिटन। तो हमारा ऑब्जेक्ट whom में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। उसके बाद अगला सेंटेंस है whom did you call। तो whom में क्या गायब रहता है? ऑब्जेक्ट गायब रहता है। इसमें सब्जेक्ट था, उसमें ऑब्जेक्ट है। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो लगभग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो whom का मतलब whom किस में चेंज हो जाएगा? वो। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब। वाज डिड है तो वाज या वर, ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो क्या लगाएंगे? केवल वाज। ठीक है, उसके बाद ये तो सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस बाई यू। और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? CALLED, कोल्ड। यानी कि इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। 2-3 सेंटेंस और बना लेते हैं। Whom did you see in the fair? ठीक है, इन द मार्केट कर लेते हैं। Whom did you see in the market? अब आपने यहाँ मेन वर्ब देख लिया सी, किसी के बाद में तो लिखा हुआ नहीं इन द मार्केट, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। ये एक एडिशनल जानकारी है, कहाँ पर देखा? मार्केट में। किसको देखा? व्यक्ति को देखा होगा, तो वो व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं है, वो प्रीपोजिशन लग गया। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो इन द मार्केट यानी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको वहीं रहने देंगे।
तो सबसे पहले whom, whom किस में चेंज होगा, whom में, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आती है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन बनता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, वाज, ठीक है। उसके बाद यू क्या है, सब्जेक्ट है, ये कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में, यानी बाई यू, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा हुआ है, सी, सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ हो जाएगा सीन। वो वाज सीन बाई यू, क्या बचा हुआ है, इन द मार्केट, इसको वहीं रहने देंगे, इन द मार्केट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। तो ये सेंटेंस वूम वाला वो से चेंज हो गया। अब वो से एक सेंटेंस और बनाते हैं। Who gave ए बुक, डबल ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूं, वैसे गिव और टीच के साथ में लगभग डबल ऑब्जेक्ट आता है, अभी हमें आता नहीं इसलिए नहीं ले रहा हूं। वो गेव ए बुक, कौन, किसने किताब दी। तो सबसे पहले वो किस में चेंज होगा, बाई वूम में। उसके बाद ये मेन वर्ब है, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ए बुक यहां लिखेंगे। ए बुक क्या है, सिंगुलर है, तो गेव सेकंड फॉर्म किसकी है, गिव, गेव, गिवन, ठीक है ना। गिव की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, ये पार्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर। तो ए बुक को देख कर क्या आएगी यहाँ पर, वाज, ठीक है। क्या बचा हुआ, गेव, गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। बाय वूम वाज ए बुक गिवन, किसके द्वारा एक किताब दी गई। तो ये हु का है। अब वूम से और बनाते हैं, ये सेंटेंस आप ट्राई करो। वूम डिड यू राइट, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, थोड़ा जल्दी से बनाओ कि इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, वूम किस में चेंज होगा, वो में, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू। उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम सिंगुलर को मानेंगे, ठीक है। और राइट की थर्ड फॉर्म वो वाज रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या कौन लिखा, किसको क्या लिखा गया था। ये कुछ सेंटेंस थे। उसके बाद में एक सेंटेंस और बनाते हैं। वो हेल्प्ड राम, who helped राम, राम की सहायता किसने की। तो सबसे पहले वो आया हुआ है तो वो किस में चेंज होगा, बाई वूम में। उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट राम है, राम सब्जेक्ट बनेगा तो राम का राम ही रहेगा। तो यहाँ पर राम के साथ क्या लगा देंगे, वाज सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होती है, तो हो जाएगा
बाई वूम वाज राम हेल्प्ड, किसके द्वारा राम की सहायता की गई। तो ये कुछ सेंटेंस थे वू और वूम के, आपको समझ में आए होंगे। और वू और वूम के बाद हम अगला जो सेंटेंस है, WH वर्ड पूरे हो गए हैं। अब हम मॉडल के जो सेंटेंस है वो पढ़ेंगे और कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो मॉडल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मॉडल है वो भेदभाव नहीं करते हैं। यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में क्या फर्क होता है, जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसको देखती है, सब्जेक्ट को देखती है। कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। जैसे अगर मैं कहूं गोइंग टू आगरा, ठीक है। दूसरा लिखूं गोइंग टू आगरा। तीसरा लिखूं गोइंग टू आगरा। तो देखो अब इनमें अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4 कि आपको इज, आर, एम इनका ही प्रयोग करना है। यहां पर लिख लेते हैं, हेज लिख लेते हैं कि पहले सेंटेंस में आपको ये 4 ऑप्शन मिले हैं, आप इन ऑप्शनों में से कौन सा करोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखोगे। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी प्लूरल होता है तो इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग आई के साथ में, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए और हेज का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए। तो वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, ठीक है। अब दूसरा है आई, उसके बाद में वापस आपको यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इज आएगा, कि एम आएगा, कि आर आएगा, कि हेज आएगा। तो आप वापस क्या भरोगे, यहां पर एम भरोगे क्योंकि आई के साथ क्या लगाया जाता है, एम लगाया जाता है। फिर तीसरा आया ही, तो अब ही के साथ में तो हेज का भी प्रयोग कर सकते हैं और इज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 तो प्रयोग नहीं होंगे, हेज और इज का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हेज का प्रयोग भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे मेन वर्ब क्या है, आईएनजी, और हेज और हेव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हेज और हेव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी है, इसका मतलब हेज का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो बचा हुआ क्या है, इज, यानी यहां क्या कर दिया, इज का प्रयोग कर दिया। अब देखो यहीं पर मेन डिफरेंस है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई, सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई। लेकिन मॉडल में क्या होता है कि मॉडल को सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ सेम ही मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कैसे लिखा हुआ है, वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, आई सोल्व दिस प्रॉब्लम, ही सोल्व दिस प्रॉब्लम। कि अब इसमें मॉडल आएगा कैन, तो मॉडल को कैन क्यों आएगा वो तो मॉडल जो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब यहां पर मॉडल कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, वी है तो भी कैन आएगा, आई है तो भी कैन आएगा और ही है तो भी कैन आएगा, क्योंकि मॉडल को सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से क्या होता है, मतलब होता है, यानी इसलिए ये मॉडल है। अब देखो मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो मॉडल वैसे कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से मॉडल में हम कंफ्यूज होते हैं जब हम नरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि नरेशन पास्ट में होते हैं, वहां पर मॉडल को चेंज करना होता है, हम पैसिव वॉइस में ही चेंज कर डालते हैं। देखो कौन कौन से मॉडल है इंपॉर्टेंट, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड
मैं, माइट, मस्ट, ought to, needn't, और used to, ये कुछ मॉडल हैं। यानी इन मॉडल का हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है, ये मॉडल याद कर लेना। अगर हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो एक ही काम करना है कि टेंस में, एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अगर बात करें तो स्पेशल रूल वाला ही है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में, ही कैन इंग्लिश, ठीक है। ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो देखो खालिस्तान से पहले क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, टीच का टीच ही आएगा, टीचेज नहीं आएगा। टीचेज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैन आया हुआ है। ये तो 5 ही फॉर्म है, यानी कि केवल टीच ही आएगा। तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो हमें थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो हम एक बीच में शब्द यूज कर देंगे बी का, और जैसे बी लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कहने का मतलब है मॉडल के पैसिव वॉइस बहुत सरल है, यानी कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। कैन आया हो तो कैन ही रहेगा, मैं आया हो तो मैं ही रहेगा, मस्ट आया हो तो मस्ट ही रहेगा, शुड आया तो शुड ही रहेगा। यानी कोई सा भी मॉडल आया हुआ हो, अगर वो मॉडल है तो उनके बाद में बी लगाना है। और याद नहीं आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल याद कर लो। फ्यूचर सिंपल में केवल विल बी और सेल बी था, तो हमने क्या लगाया, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर सिंपल का बना था विल और सेल का, विल बी और सेल बी, तो वहां पर केवल विल बी और सेल बी आ रहा था। यानी बी के बाद तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे बात करें, ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमें देखना ही नहीं है। यहां कैन आया हुआ है दूसरे स्थान पर, तो यहां पर भी कैन ही आएगा। फिर उसके बाद कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लेकर आनी, तो यहाँ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, कैन का कैन ही। कैन मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है सोल्व, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लानी है तो क्या कर दिया, बी लगा दिया, कैन भी कर दिया। बाकी नियम सेम टू सेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सोल्व यानी हल करना, दिस प्रॉब्लम इस समस्या को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। उसके बाद कैन बी आया तो वर्ब की सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड बाई हिम। ये आपको समझ में आया होगा। केवल क्या चेंज किया है, मॉडल के बाद में बी लगाया है। बी लगाते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और करते हैं, ही मैं टीच इंग्लिश, ही मैं टीच इंग्लिश। तो सबसे पहले मॉडल ही है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म करनी है तो मॉडल का मॉडल ही रखेंगे, मैं का मैं ही रखेंगे। मैं थर्ड फॉर्म करनी है तो क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। बी ऐड किया तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, TAUGHT, टोट। बाकी नियम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो यहाँ कर देंगे इंग्लिश में बी टोट, उसके बाद में बाई हिम। तो ये कुछ उदाहरण थे जो हमारे मॉडल से रिलेटेड थे। मॉडल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, है ना, यूज टू, ओट,
यानी ये जितने मॉडल हैं, इन मॉडल के बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है, और बी लगाते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। तो मैं आपको आज 5 उदाहरण दे रहा हूँ, आप उन 5 उदाहरणों के पैसिव वॉइस बनाने हैं, प्लस आपको मॉडल याद करने हैं कौन कौन से हैं। He can reach the station you should respect your elders we may win the match can you solve this problem they could win the क्रिकेट मैच। ये कुछ 5 सेंटेंस है, आपको इनका पैसिव वॉइस बनाना है। और अगर वो और वूम वाले समझ में नहीं आए हैं तो एक बार पुनः हम पढ़ लेंगे, आप बेझिझक पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।